मेरी शादी को लगभग 4 साल हो चुके थे और मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। एक तरफ से मैं इस बात का भगवान से धन्यवाद भी करती कि मेरी अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ था, वरना वह भी मेरी तरह ही सिसक सिसक कर ज़िंदगी गुजारता। शादी मेरे माँ बाप की मर्ज़ी से हुई थी। मेरे ससुराल वाले काफ़ी अच्छे खाते पीते लोग थे, काफ़ी खुशहाल घर था। मेरे माँ बाप को यह रिश्ता काफ़ी पसंद आया था, लेकिन मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी, क्योंकि उनका घर बहुत ही छोटा था। दरअसल उनका सरकारी घर था, जो सिर्फ 2 कमरों का ही था। हमने अपनी खुद की ज़िंदगी भी सरकारी घरों में ही खेलकर गुजारी थी। इसलिए मेरा हमेशा से अरमान था कि भले घर छोटा ही हो, लेकिन अपना हो। लेकिन नसीब के लिखों को कैसे बदला जा सकता है। मैंने रिश्ते के लिए ऐतराज़ किया तो मेरी माँ ने मुझे डांटा कि तुम भगवान का धन्यवाद नहीं करती हो कि लड़का रोजगार में लगा हुआ है। आजकल तो लड़की वाले रिश्ता आने पर ही खुश हो जाते हैं कि कम से कम लड़का कोई काम तो करता है। लेकिन मैं इस बात पर अपनी माँ से बहस कर जाती कि मैं इस रिश्ते में बुराई नहीं निकाल रही। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि उनका घर बार तो कम से कम अच्छा हो, कि किसी को बताते हुए शर्मिंदगी का एहसास ना हो। तो मेरी माँ अपने ओठों पर उंगली रखकर मुझे बड़ी हैरानी से देखते हुए कहने लगी, हाँ तो अच्छा भला तो घर बार ही है, वह झोपड़ी में तो नहीं रहते ना, हमारी तरह ही लोग हैं। और क्या चाहिए, ज़रा अपने आप से निकल कर दूसरों को देखो कि कभी तो लड़कियों के रिश्ते अपने से ऊंचे स्टेटस वाले रिश्तों का आना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर ऐसे रिश्ते आ भी जाएं तो सारी ज़िंदगी उनके आगे सेज कुर्सियां रखने ही गुजर जाती है। हर समय तो उनके आगे पीछे हाथ जोड़कर घूमते रहो। इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि लड़की का रिश्ता अपने से ऊंचे घर आने में तय हो। हमेशा लड़की का रिश्ता अपने बराबर वालों में ही करना चाहिए। और फिर तुम भी अपने ही जैसे माहौल में रही हो, जो तुम्हें एडजस्ट होने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और फिर मैं अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो गई। उनसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं था। भगवान जाने मेरी माँ कोई बात समझना क्यों नहीं चाहती थी, या फिर मेरे ही बात करने में कोई कमी थी। माँ ने सारी बातें उठाकर पापा के सामने रख दी कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ। तो पापा चिंतित से हो गए और मुझे बुलाकर पूछा कि सलोनी, अगर तुम रिश्ते से खुश नहीं हो तो फिर क्या चाहती हो। तो मैं सर झुकाकर अपने नाखूनों को दांतों तले चबाती रह गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं पापा से क्या बात करूं। वैसे भी उनसे बात करते हुए मुझे बहुत झिझक सी महसूस हो रही थी। और फिर यह टॉपिक ही ऐसा था कि इस पर मैं आखिर कहती भी क्या। हालांकि मैं सब कुछ अपनी माँ को बता चुकी थी और मेरे पास इस बात पर बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। और मैं जानती थी पापा की बात माँ से अलग नहीं होगी। लेकिन जब पापा बोले तो मैं बड़ी हैरान हुई थी। पापा ने पूछा, क्या तुम्हें कोई और पसंद है। यह बात हमारे जैसे माहौल में बहुत ही गलत समझी जाती थी। शुरू से ही हमारी परवरिश हमारे माँ बाप ने ऐसी नहीं की थी, और ना ही हमारे ख़ानदान की लड़कियों ने कभी लव मैरिज की थी। फिर मेरे लिए तो यह सोचना ही गलत था। और इस बात पर मैं बहुत हैरान भी हो गई थी कि मेरा बाप खुद अपने मुँह से अपनी बेटी से उसकी पसंद का पूछ रहा था, क्योंकि हमारे ख़ानदान में कभी किसी लड़की से उसकी पसंद के बारे में नहीं पूछा गया था। बस बड़ों ने जहाँ रिश्ता तय कर दिया वहाँ रिश्ता हो गया और शादी भी हो गई। मेरा सर थोड़ा सा और झुक गया तो पापा को लगा शायद किसी लड़के का चक्कर है। तो वो एकदम से सांस खींच कर बोले, देखो सलोनी, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर तुम्हारी कोई पसंद है तो हमें अभी ही बता दो। हमने अभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं की है और ना ही तुमसे कोई ज़बरदस्ती करेंगे। अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं है तो फिर यह सबसे अच्छा रिश्ता है। हम किसी भी सूरत में इसे छोड़ नहीं सकते। उन लोगों ने हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया है, तो तुम अच्छे से सोच लो और फिर जो तुम्हारा फैसला हो मुझे बता देना।
यह कहकर पापा उठकर चले गए। लेकिन मैं माँ पर नाराज़ हो गई। कहने लगी, क्या ज़रूरत थी पापा से बात करने की? आपका मेरा मामला था, हम दोनों ही इसको तय कर लेते। तो मेरी माँ एकदम गुस्से से बोली, यह तुम्हारा और मेरा मामला नहीं है, यह हम सबका मामला है और तुम्हारे पापा से बात करना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि मैं अकेले इन मामलों पर कोई राय नहीं रखनी चाहती थी। तुम्हारे पापा ने बिल्कुल सही बात तुमसे पूछी है, मैंने तो इतना गहराई में जाकर नहीं सोचा। देखो, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दो। मैंने नाराज़गी भरी नज़रों से अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ, कमाल करती हो। आपको लगता है कि मैं ऐसी हूँ जो छुप छुप कर किसी को पसंद कर बैठूँगी और आपको खबर भी नहीं होगी? अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आपको कब का बता चुकी होती। तो जब ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर तुम्हारे इनकार का कोई मतलब नहीं रह गया। आज घर छोटा है तो कल बड़ा हो जाएगा। यह तो बेटियों का अपना नसीब होता है, क्योंकि वह अपने नसीब का ही खाती है। इसलिए उनका छोटा सा घर बार देखकर उनकी और अच्छाइयों को नज़रअंदाज मत करो। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़का नौकरी से लगा हुआ है, पक्की नौकरी है। और क्या चाहिए तुमको? अपने कजिन को ही देख लो, जिनके भी रिश्ते आए हैं वह सब प्राइवेट नौकरियां वाले हैं, और प्राइवेट नौकरियां का तो तुम जानती हो, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। समय के साथ साथ बचत की आदत डालना और अपने लिए एक छोटा सा ज़मीन ले लेना, फिर उस पर अपनी मर्जी का घर बना लोगी। तो मेरी यह बातें तुम्हें बहुत याद आएंगे। माँ की बातें सुनकर मैं खामोशी के साथ उठ गई और अपने कमरे में आ गई, जहाँ मेरी छोटी बहन लेटकर कुछ किताबें पढ़ रही थी। मैं खामोशी से अपने बेड पर आकर बैठ गई तो वह मेरी तरफ गौर से देखने लगी। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक तो है? वह मेरे करीब आ गई और कहने लगी, सच कहूँ तो मुझे भी माँ का यह फैसला अच्छा नहीं लग रहा। आपने उनके घर को देखा है, हमारे घर से भी छोटा है, बिल्कुल सिंगल क्वार्टर की तरह। किचन बरामदे में है, जिसे किचन कह ही नहीं सकते। बस किचन के नाम पर एक स्लैब डालकर चूल्हा रख दिया गया है, बाकी सारा सामान इधर उधर फैल बिखरा पड़ा रहता है। हर चीज़ खुली हुई है। कितना बुरा लगता है ना ऐसा किचन बना हुआ। ऊपर से उनकी बेटी का शो ऑफ देखो कि वह उसे ओपन एयर किचन कहते हुए भी नहीं थक रही है थी। और उनकी डेकोरेशन का सेंस देखो, दोनों कमरे इस तरह से सजे हुए थे जैसे कोई म्यूजियम हो। सच में बहुत घुटन का एहसास हो रहा था। मैं तो कहती हूँ इनकार कर दो, नहीं तो सारी ज़िंदगी जलती रहोगी। भला यह भी कोई ज़िंदगी है कि इंसान अपनी मर्ज़ी से रह भी ना सके। ना जाने क्यों उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह मेरे दिल की तो बात कह रही थी, लेकिन जो बातें माँ बोल रही थी वह भी गलत नहीं थी। मेरी उम्र इस समय 25 साल से ऊपर हो गई थी और ख़ानदान की सब लड़कियों की शादी हो चुकी थी, लेकिन हमारे घर पर अब तक कोई ढंग का रिश्ता नहीं आया था। तो अब मेरी माँ चिंतित होने लगी थी और उनकी चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हम 2 बहनें थे और हमारा कोई भाई भी नहीं था। तो मेरी माँ और पापा यही सोचते थे कि अपनी ज़िंदगी में ही हम दोनों की शादी करके फ्री हो जाएं और फिर रिटायरमेंट के बाद उनका गांव जाकर रहने का इरादा था कि बाकी ज़िंदगी वहीं गुजार देंगे। लेकिन मुसीबत यह थी कि मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद भी ढंग का रिश्ता नहीं आ रहा था और मुझसे छोटी बहन भी अब धीरे धीरे जवान हो रही थी। तो मेरी माँ को ऐसे में मेरी चिंता होने लगी थी कि कुछ सालों के बाद तो सीमा के रिश्ते भी आने लगेंगे। तो ऐसे में फिर मेरा क्या होगा? और मैं अपनी माँ की परेशानी को हद तक समझ भी रही थी और दिल ही दिल में दुआ भी कर रही थी कि मेरे लिए कोई ढंग का रिश्ता आ जाए और मैं अपने घर की हो जाऊं और मेरी माँ की चिंता ख़त्म हो जाए। लेकिन रिश्ता ऐसा आया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था और फिर मैंने इस मामले को भगवान पर छोड़ दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरी मम्मी पापा और परेशान हो।
दूसरा, इस रिश्ते में जो सबसे अच्छी बात मेरे सामने आई कि लड़का कम से कम काम से तो लगा हुआ है, वरना आजकल तो ना जाने कितने बेरोजगार घूम रहे हैं। और दूसरी बात, मेरी सास ने दहेज लेने से मना कर दिया था, और एक बार नहीं बल्कि बार बार मना किया, और उसका रीज़न यह बताया कि हमारा घर बहुत छोटा है, इसलिए दहेज का सामान रखने की जगह नहीं निकल सकेगी। तो मेरे मम्मी पापा ने जब ये बात सुनी तो वह खुश हुए, क्योंकि मम्मी और पापा दोनों ही मेरे दहेज को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, और इसलिए मेरे पापा ने लोगों से कर्ज लेने के बारे में भी बात कर रखी थी। लेकिन जब मेरी सास ने दहेज के बारे में मना कर दिया तो पापा ने सुकून की सांस ली, और फिर मेरी माँ की तरफ देखते हुए कहा कि मैंने नहीं कहा था, यह लोग बहुत अच्छे हैं, तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो। तो उनकी बातें सुनकर मैं चुप हो गई। पहली बार मेरे दिल को भी सुकून हुआ था कि फिर वह दिन भी आ गया जब मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे साथ बस गोल्ड का सेट और अच्छे महंगे कपड़े बनाकर मेरी माँ ने मुझे दिया, और साथ में कपड़ों के लिए एक अलमारी भी दे दिया ताकि मैं अपना सामान रख सकूं। जो कमरा मुझे दिया गया था उसमें से कुछ सामान निकालकर मेरी अलमारी को उसमें सेट किया गया, लेकिन उस पर भी मेरी सास ने मुझे काफ़ी बातें सुनाई कि जब मना ही किया था तो क्या ज़रूरत थी देने की। अब देखो ना, कमरे का बहुत सामान हमें गैलरी में रखना पड़ेगा। मैं उसकी बातें सुनकर कुछ परेशान भी हुई थी कि आखिर मुझे कपड़े रखने के लिए अलग से अलमारी की ज़रूरत होती। अब मैं उनकी अलमारियां तो इस्तेमाल नहीं कर सकती थी ना, इसलिए मेरी माँ ने बहुत सोच समझकर मुझे अलग से अलमारी दी कि मैं आज़ादी से अपना सामान रख सकूं। लेकिन मेरी सास इस बात को ही लेकर बैठ गई तो मैंने भी चुप हो गई। और दूसरी तरफ मुझे जो गोल्ड का सेट मेरी माँ ने दिया था वह मेरी सास यह कहकर मुझसे ले लिया कि तुम इसे कहाँ रखोगी, लाओ मुझे दो, मैं इसे संभाल कर रख दूँगी, कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो मैंने ना चाहते हुए भी वह सेट उनको दे दिया, जो कि मुझे फिर कभी पहनने के लिए नहीं मिला। रात को जब अजय मेरे पास आए और मुझे मुँह दिखाई में सोने की अंगूठी पहनाए तो अजय देखकर पहली बार मुझे अपनी माँ बाप के फैसले पर खुशी हुई थी। अजय देखने में काफ़ी हैंडसम थे, रंग गोरा चिट्टा नहीं बल्कि सांवला रंग भी उन पर खूब अच्छा लग रहा था। अब अजय ने मेरे हाथ थामे, मैं तो मेरे पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया था। मेरी ज़िंदगी में कभी कोई लड़का शामिल नहीं रहा था और ना ही आज तक मुझे किसी लड़के ने टच किया था। यह मेरा पहला स्पर्श था जो मुझे अजय से मिला था। मेरे दिल की धड़कनें उथल पुथल हो रही थी। यह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे यादगार रात रही थी। अजय का प्यार पाकर मैं सब कुछ भूल गई थी। मेरी ससुराल कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। मेरा एक देवर और एक नंद थी। मेरे पति उन दोनों से बड़े थे। मेरे पति का छोटा भाई दिमागी तौर पर ठीक नहीं था, हालांकि उसे देखने से बिल्कुल नहीं लगता था कि यह पागल है। अच्छा खासा खूबसूरत नौजवान था, किसी किताबी हीरो के जैसा। अजय का रंग फिर भी सांवला था, लेकिन मेरे देवर रवि का रंग तो काफ़ी खिला हुआ था। लेकिन एक बात बड़ी ही अजीब थी, जब मैं शादी के बाद यहाँ आई तो वह कमरे से बाहर ही नहीं निकला। मुझे उसे देखने का काफ़ी शौक़ था, लेकिन वह अपना कमरा बंद करके रखता, और जब मैं आंगन में या बरामदे में होती तो वह अपने कमरे के अंदर होता। लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे में जाती तो वह फ़ौरन से बाहर निकल जाता था। मुझे बड़ी हैरत होती थी कि वह ऐसा क्यों करता है। तो मेरी सास ने कहा, यह ऐसा ही है, यह किसी से भी बात नहीं करता और फिर औरतों से तो बहुत ही शर्माता है। फिर मैंने भी उसके करीब जाने की कोशिश नहीं की कि भगवान जाने मेरे साथ क्या व्यवहार करें। वैसे भी नई नई जगह थी और मैं उन लोगों को समझने की कोशिश कर रही थी। मुझे अपनी शादी को लेकर बहुत अरमान थे। मैंने बहुत से सपना बुने थे जिनमें सिर्फ
मोहब्बत और चाहत से रहने की तमन्ना थी। इसलिए मैंने यह बनते रिश्तों में हर सदस्य के साथ पूरी ईमानदारी और प्यार से चलने का फ़ैसला रखा था। यहाँ तक कि मैं अपने पागल देवर का भी बहुत ख्याल रखती थी। यही वजह थी कि वह मुझसे शर्माना छोड़ चुका था और मेरी मौजूदगी में भी बाहर आने लगा था। वह मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी की यह पहली कामयाबी है जो मुझे मिली है, लेकिन शायद यह मेरी भूल थी, क्योंकि रोमांटिक कहानियों में शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से जो कुछ दिखाया जाता है, रियल में उसको अपनी ज़िंदगी पर लागू करना इतना आसान नहीं होता। घर के कामों में और ससुराल के कामों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैं इस फ़र्क को दिमाग से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन ससुराल के हर छोटे बड़े काम के लिए मेरे लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं बने, क्योंकि मैं दिमागी तौर पर खुद को तैयार करके यहाँ आई थी। और वैसे भी मैं जिस माहौल से यहाँ पर आई थी, वहाँ औरतें सारा काम अपने हाथ से ही करती थी। सीमित आमदनी में नौकरानी रखने का तो सवाल पैदा नहीं होता। यहाँ हालात थोड़े अच्छे थे। अगर काम वाली रख भी ली जाती तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मेरी सास बहुत ही कंजूस टाइप की औरत थी। हालांकि जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मुझे घर के कामों में अक्सर देर होने लगी, तो मेरे पति ने काम वाली ढूंढने की बात अपनी माँ से की, तो मेरी सास बहुत नाराज़ हो गई। कहने लगी, क्यों, क्या तुम्हारी पत्नी कोई अनोखा बच्चा पैदा करने जा रही है? क्या हमने बच्चे पैदा नहीं किए? अगर हम कामवाली के बगैर हट्टे कट्टे बच्चा पैदा कर सकते हैं तो तुम्हारी पत्नी भी कर लेगी। और इस घर में काम ही कितना होता है।